लाइफ की सबसे बड़ी प्लानिंग। पैसा एक ऐसी चीज है कि हर किसी के लाइफ का गोल कहीं ना कहीं पैसों की सीढ़ी से चढ़कर ही अचीव होता है। वैसे आप सभी से एक सवाल जिसका आंसर ऑलमोस्ट सब जानते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हो? सही तरीके से? अगर आंसर है हां, तो दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के बारे में, फाइनेंशियल लाइफ के बारे में। ये लाइफ की एक ऐसी प्रोसेस है जिसको अमीर लोग भी फॉलो करते हैं। क्या आप ऐसी लाइफ जीते हो जहां कमाते कम हो और खर्च ज्यादा करते हो? तो जरा रुक जाइए। ऐसे तो आपका सारा पैसा कहीं छू मंतर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दिखावे पे मत जाइए, अपने पैसे को मैनेज करना सीखो। और यही जानेंगे आप मेरे साथ। आप अमीर कैसे बन पाओगे? बहुत मेहनत करके, बड़ा लक्ष्य रख के। वैसे अमीर बनना किसका सपना नहीं होता। हम जॉब करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ तो करते हैं। फिर क्यों हम अमीर नहीं बन पाते? ऐसी क्या बात है जो अमीर लोगों से हमें अलग करता है? ऐसी क्या बात है जो आपके अमीर बनने के रास्ते में रुकावट लेके आती है? ये सब बताऊंगा मैं, लेकिन आपको सुनना होगा सच्चे दिल से। आप आंखें बंद करो और मुझे ये बताओ कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पूरा दिन कैसे कटता है? मेरा मतलब ये है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, जॉब गए, वापस आए, खाना खाया और सो गए। क्या ऐसी है आपकी लाइफ? ज्यादा संभावना है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते होंगे। सही कहा ना? सबसे पहले ये बताइए कि आपके लाइफ में कोई लक्ष्य है? क्योंकि अगर आप कुछ भी खरीदना या पाना चाहते हो तो उन सभी चीजों के प्राइस टैग होते ही हैं। अगर मैंने अभी जो बताया ऐसी आपकी लाइफ है तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाना होगा। यहां से ही तो आपका अमीर होने का सफर शुरू होगा। किसी ने खूब कहा है कि आपका असली मुकाबला आपके खुद के साथ है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है। तो भूल जाइए आज तक आपने क्या किया, क्या गलती की, क्यों की। सब भूल जाइए। आगे क्या करना है ये सोचिए। आगे की बात आई है तो क्या आपने मेरी तरह अगले 5 साल में क्या करना है ये सोचा है? हर साल न्यू ईयर में जो सोचते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। फाइनेंशियली आप अपने आप को कितना केपेबल बनाना चाहते हो? मेरा तो सपना है कि मैं अपना घर लेना चाहता हूं। आपका सपना क्या है? हर सपने की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। सपने ही तो हमें इनकरेज करते हैं पैसा कमाने के लिए। लक्ष्य को प्राप्त करना, पैसा कमाना और अमीर बनना, ये सब मुमकिन है। आपको किस तरह से अपने पैसे को बचाना है, कैसे अपने खर्च को कम करना है, अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे खुद पे भरोसा रखना है, ये आप कर सकते हैं। आप अमीर बन सकते हो। ये सब हम जानेंगे इस ऑडियो सीरीज में जिसका नाम है मनी इज इन योर माइंड। कैसे अपनी भावनाएं, आदतें आपको बदलनी होंगी जिससे आप आने वाले शानदार समय को अपना पाएं। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ जॉब करके आप अमीर नहीं बन सकते, तो शायद आप सही सोचते हैं। मैं शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपसे ढेर सारी बातें करने वाला हूं। अमीरी का मतलब हम क्या सोचते हैं? जिसके पास गाड़ी हो, बंगलो हो, पैसा हो, ये सब मटेरियल एस्पेक्ट है। इससे पर्सनल नीड्स और लक्ष्य नहीं पता चलता। पैसा खुशी नहीं देता। अमीर होना और अमीर लगना दोनों ही अलग बात है। पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन पैसों से अमीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम सब बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, साथ में हमें इंडिपेंडेंट भी बनना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ चीज खरीदने के लिए अब जिद नहीं कर सकते। हमें खुद काम करके उसे खरीदना पड़ता है। दुनिया में सबकी सोच अलग होती है, सबका नजरिया भी अलग होता है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हैं? किसी से सलाह लेते हैं?
क्या घर में नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट में चर्चा की जाती है? अगर इन सब का जवाब नहीं है, तो अब समय बदल चुका है। फाइनेंशियल के सब्जेक्ट में चर्चा करना सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। लाइफ एक रेस है, तो पैसा कमाना एक गेम है। क्या आप इस गेम को अच्छी तरह से खेलना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहते हो कि आपके इस खेल में आपका शत्रु कौन है? आप उसे कैसे पहचान पाएंगे? अपने आप को कैसे बदलेंगे? हर मुसीबत के लिए हमें तैयार रहना है। आप कोई भी कार्य करो, इसके लिए आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस कि ये आप कर सकते हो। आप खुश तब रह पाओगे जब आप खुद को सेफ मानोगे। अपने आप को, अपनी फैमिली को खुशी देना कौन नहीं चाहता? तो अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं कि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूं या किसी और चीज में, अपना घर खरीदूं या रेंट पे रहूं, अपनी 9 to 5 वाली जॉब करता रहूं या अपना बिजनेस करके खुद का बॉस बनूं, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे साथ। क्या आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए? हमारा जन्म अमीर घर में हुआ हो या ना हो, हम अपना जीवन अमीर बन के जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत और स्टडी रखना पड़ेगा। लेकिन रातों रात अमीर बनना वो सिर्फ कहावत में ही हो सकता है। फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अनुशासन सीखना पड़ेगा। अनुशासन ही जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। एक कौशल व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में अनुशासन ना रखे तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और दूसरी चीज है हमारी मानसिकता। वो कई बार हम नहीं बोलते, इसकी सोच ही ऐसी है कि वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी मानसिकता आपके भविष्य का निर्माण करती है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कितना जानते हैं? हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कर्ज से जूझ रहे होंगे। आप जानते हो कब किस इंसान के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है? कर्ज बढ़ जाए ऐसी कोई नौबत ही ना आए, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। जब रिसेशन आए या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें फाइनेंस को लेकर काफी परेशानियां हो, ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर लाइफ में प्रायोरिटी की बात करूं तो, और मेरी ही बात करूं तो लाइफ में मेरे लिए तो पैसा कमाने की प्रायोरिटी मेरे परिवार के बाद आती है। आपके लिए पैसे कमाने की प्रायोरिटी सबसे पहले है या मेरी तरह दूसरी? दोस्तों, लाइफ है ना एक पहिए की तरह है और सिचुएशन भी स्टेबल नहीं रहती। फाइनेंस में भी सेम सिचुएशन होती है। आज बुरा है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है। लेकिन क्या आप सभी समय के लिए तैयार हो? आप समय पे तो नहीं, पर अपने फाइनेंशियल लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फर्स्ट, मन। सेकंड, बिलीफ। एंड थर्ड, एक्शन। अब ये कैसे? हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ किसी पर डिपेंड करती है, फाइनेंशियल डिसीजन पर, और हम डिसीजन लेते हैं अपने मन से। ये मन हमारी बिलीफ से भरा हुआ होता है। मन और बिलीफ हमसे डिसीजन लेने की क्रिया करवाते हैं। पैसा हमारी पर्सनल वेल्थ है और उसकी नींव रखना जरूरी है ताकि आपको कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन सही हो। क्या आपने कभी सोचा है हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं? वो हमारे इमोशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यह इमोशन हमारे पास से जुड़ा होता है। इन दोनों का इफेक्ट हमारे डिसीजन में देखने को मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि यह तो जाहिर सी बात है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो? वैसे इमोशन को कंट्रोल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में आप असल में क्या करना चाहते हो। जैसे जैसे आप मेरे ऑडियो को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि डिसिप्लिन, बिहेवियर और हमारी आदत का विकास करके हम कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। पता है आपको अक्सर क्या होता है जब बात फाइनेंशियल चॉइस की आती है? हमारा मन और हमारे एक्शन
दोनों ही अपनी अपनी दिशा में काम करने लग जाते हैं। आपको ऐसे ख्याल आता है कि मैं नया घर लूं या रेंट भरूं, पैसे शेयर मार्केट में डालूं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। ऐसी सारी बातों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे का एक प्रैक्टिकल रीजन क्या है, आपको बताऊं। हम अपने लक्ष्य के बारे में क्लियर नहीं होते, ना ही आगे तक देख पाते हैं, ना ही आगे की सोच पाते हैं। वैसे आगे की बात सामने आई है तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हो? खुद को कहां पहुंचाना चाहते हो? आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या नहीं, पर आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो, तो आपको अपने मन को अमीर बनाने की ये ऑडियो सीरीज सुननी ही चाहिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारा ये सफर, फाइनेंशियल रूप से सेफ होने का सफर। हमारी लाइफ में किसी की चले या ना चले, हमारे इमोशन की बहुत चलती है। सही बोला ना मैंने? आजकल ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला शब्द है बिहेवियर इकोनॉमिक्स। हर इंसान अलग है, तो उसकी सोच भी अलग होगी, और सोच का हमारे नजरिए से गहरा ताल्लुक है। जैसे किसी की पसंद नापसंद अलग होती है, वैसे ही कोई इंसान किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका डिसीजन अलग ही होगा। ये सब बेसिकली ना हमारे लाइफ का लक्ष्य, हमारी इच्छा और हमारे बिलीफ से डेवलप होता है। ये इमोशन जितने अच्छे हैं ना, उतने ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में हर्डल बनते हैं। आप ही देख लो, अपने आसपास कोई ऐसा मिलेगा कि उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर क्या गलत डिसीजन लेता है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हैं? किसी से सलाह लेते हैं? क्या घर में नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट में चर्चा की जाती है? अगर इन सब का जवाब नहीं है, तो कोई गल नहीं, मैं हूं ना आपका दोस्त और होस्ट। पृथ्वी पर एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है। जैसे हर किसी के पास एक जैसा दिमाग नहीं होता, वैसे ही हर किसी की सोच एक सी नहीं होती। हर इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। सबकी लाइफ अलग होती है। वैसे ही सबके जीवन का लक्ष्य, इच्छा और बिलीफ अलग होती है। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, आपकी लाइफ जैसी भी हो, आपकी लाइफ में डिसीजन जब भी आप लेते हो, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके इमोशन का रोल बहुत बड़ा होता है। हर चीज का मतलब मनी मैनेजमेंट भी है। वैसे हम कितना भी कह लें सब बढ़िया है, लेकिन हम सब की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। हर रोज छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं। प्रॉब्लम आए और उसे सॉल्व करो तो वो प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब किसी इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तब सबसे पहले तो वो गलत डिसीजन लेता है। दूसरा कि वो अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तब भी अपने ईगो की वजह से किसी से मदद नहीं मांगता। मतलब दोनों ही तरह से फंस जाता है। फाइनेंस को लेके आपके सभी प्रश्न का उत्तर यहीं पे मिल जाएगा। बस मुझे सुनते रहिए। अपने इमोशन पर कंट्रोल करें। अब तक आपने सुना, इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है और फाइनेंशियल डिसीजन में इमोशन का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखो। ऑथर फारनूश तोराबी ने अपनी बुक साइक योरसेल्फ रिच में बताया है कि जॉब हो या लाइफ, हम सब ना फास्ट लाइफ में हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। लॉन्ग टर्म से ज्यादा हम शॉर्ट टर्म में भरोसा करते हैं। कम मेहनत, ज्यादा फायदा। लेकिन जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको बता दूं, जल्दबाजी हमेशा नुकसान करवा देती है। लाइफ में और खास करके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हमेशा पेशेंस से काम लेना चाहिए और कभी किसी को कम या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब ऐसा जमाना है कि औरतें भी बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर सकती हैं, अच्छी तरह से फाइनेंस संभाल सकती हैं। वैसे इंसान का भरोसा किस चीज पर होता है? आप ही बताएं। आप सबसे ज्यादा भरोसा किस बात पे करते हो? जो आपने सालों से सुना हो, पारंपरिक ज्ञान से जिसमें हम बदलाव नहीं करते। हमारा ज्यादातर डिसीजन अपनी सोच से आता है। क्या आप अपनी कार लेने का फैसला खुद कर सकते हो?
हम कई डिसीजंस अकेले नहीं ले पाते। वो क्या है ना, हम जब फैमिली के साथ बैठते हैं तब लाइफ के सभी चीजों के बारे में डिसीजन करते हैं, लेकिन पैसा और फाइनेंस के बारे में नहीं। कई बार ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि आज जियो, कल का कल देखा जाएगा। अब आप ही बताओ, जब तक हम रूटीन की ही चीजों को आमतौर पे चर्चा नहीं करेंगे, तो हम आगे की जनरेशन को फाइनेंस, कैसे पैसे खर्च करना, कैसे पैसे सेव करना, वो नहीं समझा पाएंगे। तो वो लोग अपना बेहतर भविष्य कैसे बना पाएंगे? आगे की जनरेशन को छोड़ो, आज की जनरेशन के बारे में सोचो। बेरोजगारी और कभी-कभी गलत फाइनेंशियल डिसीजन लाइफ को और प्रॉब्लम में डाल देता है। फिर वही प्रश्न आता है, कैसे खुद फैसला लें? लाइफ में अगर आपको अमीर बनना है, तो दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, मनी को मैनेज करना सीखो, और दूसरा, 9 to 5 की जॉब से खुद का बॉस बनना। और ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा हमारी इस ऑडियो सीरीज के जरिए। आपको बस करना यह है अपने इमोशन पर कंट्रोल। आप एक बार अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेंगे तो वास्तविक सच्चाई है, फैक्टर्स और फिगर हैं, उसे समझोगे तो आपके पास पैसा कमाने की बेहतर एबिलिटी होगी। ये सारी बात हुई हमारे माइंड के आउटर साइड की। अब इनर साइड की बात करें तो आपको जिस चीज में एक्सपर्ट बनना है, यानी कि मनी के बारे में, आपको सब कुछ समझ लेना है। आपकी बिलीफ और अब तक आप मनी के सब्जेक्ट में कैसे सोचते थे और क्यों, वो समझ लीजिए। एक तरफ जानकारी और दूसरी तरफ अब तक आपने क्या भूल की, वो समझ लेंगे तो आगे आपको क्या करना है वो सोचना आसान रहेगा। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन क्यों फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर हम किसी और पे डिपेंड रहते हैं? छोड़ो डिपेंड रहना, अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर जवाबदार खुद ही बनना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को मैनेज करना सीखो। आपको आपके मन की शक्ति का विकास करना होगा, और मन के डिसिप्लिन और पॉजिटिव बिहेवियर से आप मानसिक रूप से अमीर बन सकते हो। मैंने आपसे पहले बात की थी ओवर कॉन्फिडेंस के सब्जेक्ट में। एक ऐसी ही बात, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो अपनी फाइनेंशियल किस्मत को कंट्रोल कर सकता है, तो ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। एक गलत डिसीजन उसकी खुशी, हेल्थ, फाइनेंस और सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी के समान बन जाएगा। अपनी किस्मत पर कंट्रोल मत कीजिए, बल्कि फाइनेंशियल सोच, बिहेवियर, काम करने की एबिलिटी पर कंट्रोल कीजिए। हम ये सब कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? जानते हैं क्यों? एक बात बताऊं आपको, जब अपने करियर में कंफ्यूज होते हो तो आप खुल के चर्चा करते हो। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो या हेल्थ में, हम सब एक दूसरे से खुल के बात करते हैं। लेकिन कभी आपने फाइनेंशियल डिसीजन या पर्सनल फाइनेंस को लेकर चर्चा की है? पर्सनल फाइनेंस के सब्जेक्ट में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब कैसे पैसों को ज्यादा सेव करें और कम खर्च करें, उस सब्जेक्ट में सारा नॉलेज। हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से आज भी हम अपने ज्ञान को एक्शन में लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आज हम वो एजुकेशन शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? गेम हो या युद्ध, अगर जीतना हो तो सामने जो शत्रु है उसे जानना जरूरी है। वैसे ही चलो, आज हम मनी मैनेजमेंट के शत्रु को समझते हैं, हमारी भावनाएं। जी हां दोस्तों, हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन बन सकती हैं अगर उसे सही तरीके से समझकर कंट्रोल नहीं किया गया तो। मुझे यह बताओ कि आप कोई डिसीजन कैसे लेते हो? हमारे डिसीजन का बेस होता है हमारे इमोशन और हमारा एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग की कमी की वजह से हमें इनसिक्योरिटी, डर, कॉन्फिडेंस की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस, गलत थिंकिंग, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बुरे वक्त के बाद सिर्फ पैसा ही नहीं, बिहेवियर भी बदल जाता है। लेकिन पास्ट को क्यों पकड़ के चलना है? अगर आगे बढ़ना है तो जो टूटा है उसे जोड़ के चलना सीखना पड़ेगा। फाइनेंस के आधार को बनाने के लिए अपना बिहेवियर और डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन समझिए। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन से स्टेप्स लूं
कि मैं अपनी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाऊं। ये सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है, वो भी इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है, जिसे मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। हर इंसान कोई ना कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ होता है। माँ, बाप, पति, पत्नी, भाई, बहन, हम जो भी रिलेशनशिप से जुड़े हुए होते हैं, उसकी इफेक्ट हमारे इमोशन पर होती है। पुराने ख्याल और रिलेशनशिप की असर की वजह से हम फाइनेंशियली स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाते। रिलेशनशिप में हम कई बार दूसरे पर ज्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं, अपने से ज्यादा किसी और पर भरोसा रखते हैं, और ऐसे ही बातों से हम खुद के लिए अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। नए साल में हर कोई नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करता है, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाता है, जिसमें एक कॉमन बात होती है, वो है वजन कम करना। हम स्वीकार करते हैं कि हमारा वेट ज्यादा है। हम नेट पर सर्च करते हैं कि किस वजन से वजन ज्यादा है और क्या करने से कम होगा। एक्सरसाइज और डाइट की सारी बातों को सर्च कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। ये नॉर्मल है ना? बस यही प्रोसेस आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ के लिए करनी है। अपने फाइनेंस को सेफ रखने के लिए जो बिहेवियर हमें बदलना है, उसे जानने के बाद उसे अमल करना है, मेंटेन रखना है। खुद को अमीर मानने के लिए क्या करना होगा आपको? रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है कि सबसे पहले कमिटमेंट को मजबूत बनाना होगा, खुद पे आत्मविश्वास रखना होगा, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के लिए कमिटेड रहना होगा और हट के सोचना होगा। क्या आप इन सवालों में उलझे हुए रहते हो? मैं घर खरीदूं या रेंट पे ही रहूं? मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? अपने पैसे कहां पे इन्वेस्ट करूं? जैसे घर को बनाने से पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनती है, वैसे ही हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का ड्राफ्ट समझेंगे। जिसने खुद पैसे नहीं कमाए हों और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। उनका फोकस मटेरियलिस्टिक रिच होने में होता है। महंगी कार खरीदना, महंगे कपड़े पहनना, मतलब प्रॉपर दिखावा करने में वो मानते हैं। ये लोग हेल्थफुल लाइफ नहीं जीते हैं, ना ही अपने भविष्य के बारे में प्लान बना सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास ज्यादा संपत्ति है, धन है, तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेल्थ, धन संपत्ति का कोई संबंध खुशियों से नहीं है। अगले 5 साल का प्लान बनाएं। अमीर होना और अमीर अनुभव करना, दोनों में फर्क है। आपने बहुत सारे अमीर, धनवान लोगों को देखा होगा। पता है, वो लोग पैसे को सेव करने की चिंता नहीं करते। उन्हें लगे तब वो अपनी लग्जरी के टाइम को थोड़ा कम करके अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। पैसों से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। अपने फैमिली के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। आपको ये सवाल मन में आया होगा कि रिच होना या रिच महसूस करना, दोनों एक साथ पॉसिबल है? तो चलो पहले इसके पीछे जो इमोशन होते हैं उसको समझते हैं। रिच होना मतलब खुद को सेफ महसूस करना। आपके लाइफ में सुरक्षा का क्या अर्थ है? आप अपनों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, घर, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, सब के लिए अपनी शक्ति के हिसाब से जो करना पड़े वो आप करते हो। इसके अलावा पैसा डोनेट करने में और दूसरों के प्रति हम्बल होने को आप क्या कहोगे? अपनी 9 से 5 वाली जॉब का काम या करियर में सिक्योर होने को आप क्या रिच कहेंगे? एक बात समझ लीजिए, आप सब कुछ खरीद नहीं सकते। सब चीजों की कोई ना कोई कीमत होती है। लेकिन आप रिच महसूस कर सकते हो क्योंकि आपके पास मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन है, जो आज और हमेशा आपके लिए काम करेगा। आपको पता है, रिच होने की जगह रिच महसूस करना जीवन का सबसे अच्छा लक्ष्य है। वो ज्यादातर सिक्योर है। हमारी ये समृद्धि पैसे से नहीं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी रिलेशन से समझी जाती है। एक बार आप ये रिच होना और रिच महसूस करने के बीच का डिफरेंस समझ लेंगे तो आपका फाइनेंशियल बेस क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास एक पावर आ जाएगा। मजाक कर रहा हूं। बेस क्लियर होने से आप लाइफ में कभी जॉब छूट जाए, अचानक बेबी की गुड न्यूज जैसे समाचार और एवरी मंथ डॉक्टर से मुलाकात जैसे, हमें पता है ऐसे खर्च करने के लिए
हम तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपके साथ 10 चीजें शेयर करने वाला हूं जो ऑथर ने लिखी हैं, जिससे आप पैसों पर अपना कंट्रोल कर सकते हो, मन की शांति और लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले बात एडिक्वेट इनकम की। हमें पैसे कमाने हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितने, ये कोई नहीं जानता। अगर आप ज्यादा हद से बाहर पैसे कमाने के पीछे भागोगे, तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे सको। इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट में कमाई करो। और ये एडिक्वेट अमाउंट की एक्सप्लेनेशन है, फूड से लेकर घर, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े, मेडिकल इंश्योरेंस से सारे खर्चे इसमें शामिल हो जाएं। ये थी सिंगल लोगों की बात। अगर कोई मैरिड है, तो वो जब अपनी फैमिली बढ़ाए, मतलब जब बच्चा प्लानिंग करे, तब उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट में बच्चों का खर्च भी शामिल हो जाएगा। दूसरा है बचत कीजिए। आप अपनी कमाई से बचत कैसे करते हो? वैसे ऑथर बताते हैं कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने एक अलग खाते में सेव कर लो। ऐसा तब तक करें जब तक आपके पास 6 या 7 महीने की सेविंग्स ना हो जाए। ये बचत होगी आपके कल के लिए। भगवान न करे कि ऐसा कोई दिन आए कि आपकी जॉब छूट जाए। लेकिन कभी जॉब छूटे तो ये सारी सेविंग्स आपके काम आएंगी। ये सेविंग्स आपके बुरे वक्त में आपका दर्द कम करेंगी। रिटायरमेंट के लिए बचत करो। अपनी कमाई का 10% भाग इस रिटायरमेंट सेविंग में डाल दो। ये सेविंग्स किए हुए पैसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। अब अगला है माइलस्टोन सेविंग्स। पहले मैं इसे समझा देता हूं। आपके अगले 5 साल का विश लिस्ट क्या है? घर खरीदना, फैमिली शुरू करना, शादी करना, इन सब के लिए पैसे लगेंगे, पर यह कठिन नहीं होगा अगर आपने एडवांस में ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा तो। अब आती है सबसे अच्छी बात, उधार निकाल दो। आपको पता है, जब आप उधार रखेंगे तो आपको लाइफ में एक बोझ जैसा फील होगा। तो क्यों इस बोझ को लेकर जीना है? अमीर लोग भी उधार नहीं रखते। अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने स्कोर पॉइंट के बैलेंस को 30 दिनों में भर देते हैं। आजकल की बात करें तो हर घर में हर व्यक्ति बीमा करवाता है। और ये सही बात है। स्वास्थ्य से लेकर घर और जीवन कुछ सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है, तो आपके बनाए हुए सभी फाइनेंशियल प्लानिंग फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने इस अचानक से आई हुई सिचुएशन के लिए पैसे बचा के ही नहीं रखे होते। 7वां पॉइंट है अपना घर होना। वैसे अगर आप नहीं चाहते तो ये बात आप स्किप कर सकते हो। अगर आप किसी शहर में 5 साल से ज्यादा काम करने वाले हो, तो आपको आपका आशियाना घर होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो घर खरीदना पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। अब 8वें पॉइंट की बात करूं तो अपने रिश्ते में फाइनेंशियल जिम्मेदारी को बांट दें। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अगर आपके रिश्ते में खुल के बातचीत होगी, तो फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाना आसान होगा। अगला पॉइंट है पैसा जो काम करे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा कि वो आपको कमा के दे। जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इन सब में आप एक चीज भूल जाते हो, वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपनी स्किल को अपडेट करते रहो। अब लास्ट पॉइंट है धर्मार्थ दान। एक स्टडी के मुताबिक आप अपना पैसा सोशल वर्क करने में लगाते हो, दान करते हो, तो वो आपकी खुशियों को बढ़ा देता है। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ करने में या दान करने में जो खुशी मिलती है, वो और कहीं नहीं मिलती। एडिक्वेट कमाओ, बचत करो, रिटायरमेंट के लिए सेव करो, उधार चुका दो, बीमा करवाओ, अपना घर खरीदो, रिश्तों में फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को बांट दो, अपनी स्किल को अपडेट करने में खर्च करो और दान करो। ये सारी चीजें आपको मन की शांति और पैसे पर कंट्रोल देगा। जॉब कर रहे हो तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि जॉब चली जाए और आपके पास कुछ पैसे ही हो। ये पैसे खत्म हो जाएं, उससे पहले आपको नई जॉब ढूंढनी होगी। और ये भी सोच रहे हो कि ऐसी नौबत कभी ना आए। पैसे होना
और पैसे का खर्च करना दोनों ही अलग बात है। लाइफ में एक गोल होना और उस पे चलना आपको पैसे पे पकड़ बनाने में हेल्प करेगा। आप ही सोचो, अगर आपको फैमिली स्टार्ट करनी है, अपना घर लेना है, तो आपको सपने पूरे करने के लिए, फाइनेंशियली बेहतर बनने के लिए पैसे कमाने का मोटिवेशन मिलेगा। लक्ष्य होना लाइफ को शेप देता है। चाहे आपका लक्ष्य जो भी हो, अच्छे माँ बाप बनना, दुनिया घूमना या अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, तो लक्ष्य के बारे में ऑथर ने कहा है कि भावनात्मक रूप से और फाइनेंशियली सभी लक्ष्य की कोई ना कोई कीमत होती है। सबके प्राइस टैग होते हैं। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमें यह भी जानना होगा कि लक्ष्य की डिफिकल्टीज क्या हो सकती हैं। लक्ष्य को पूरा करने के सफर में थोड़ा स्ट्रगल है, जिसको आप एक बार क्लियर कर देंगे तो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। समझ लो कि आपने अपना लक्ष्य बना लिया और आप उसे पूरा करने के लिए हर रोज अपना प्लान बनाते हो, लेकिन कई बार हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य को बनाने के बाद अगर आप क्लियर ही नहीं हो कि आपको अगले 3 महीनों में या 3 साल में क्या करना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे की समस्या के बारे में बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आप में बदलाव करने की आवश्यकता लगे, पर कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको रोकता है। कई बार आपको आपकी वास्तविकता ही पता नहीं चलती। हम ये सोचने लगते हैं कि आगे जाके ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रियलिटी आपका इंतजार कर रही है, जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए तो अनुभवी लोगों ने कहा है कि किसी भी काम की शुरुआत करो तो पॉजिटिविटी से करो। क्या आप ये जानते हैं कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हैं? क्योंकि किसी पे डिपेंड होना मतलब जिम्मेदार नहीं होना। आपने सुना, ये सारी बातें हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। लक्ष्य की डिफिकल्टीज के लिए हमारे इमोशंस ही कारण हैं। जॉब या बिजनेस, क्या सही रहेगा? दोस्तों, अब तक आपने सुना, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लक्ष्य की डिफिकल्टीज हमारे इमोशंस हैं। अपने इमोशंस को साइड में रख के आपको अपने लाइफ के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लान तैयार करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को पूरा करने में जो डिफिकल्टीज आती हैं, उसे दूर करने में मास्टरी हासिल कर लीजिए। डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइफ में जिस सिचुएशन में आपको डिफिकल्टीज आई हैं, वहीं अपनी सोच को थोड़े आगे की सोचने पर रोक लीजिए और पीछे मुड़कर देखिए कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। जब आपको कुछ समझ ना आए तो अपने किसी दोस्त, फैमिली या मेंटर से खुल के बात करके उनसे सलाह लीजिए। जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो रुकिए और किसी खास इंसान की सलाह लीजिए। फिर से खुद से बात कीजिए कि आप कहां हो, कहां पहुंचना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। फिर आपका रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब समय आ चुका है कि आप अपनी विल पावर को एस्टैब्लिश करें। सबसे पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कीजिए। आपको पता है आपका कर्तव्य और आपका लक्ष्य दोनों ही अलग बात हैं, लेकिन आपको लाइफ में अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य को साथ में लेकर चलना है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। अवसर देर सवेर हर उस इंसान के पास आता है जो चुनी हुई दिशा में काम करता है। अपने आसपास छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज तो पहचानिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो अपने आसपास देखिए कि कोई है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सही समय और सही जगह पर अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। आपने पहले भी सुना है कि लाइफ में हर चीज का प्राइस टैग है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। उसका एनालिसिस कीजिए और अपने लक्ष्य के मुताबिक चुनिए। जीवन में हाई टारगेट्स रखें। जितना बड़ा होगा आपका लक्ष्य, उतना बेहतर आप उस पर काम कर पाओगे। आप में से कोई है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है? ऐसा कोई नहीं होगा, और नहीं है तो मैं हूं ना। जैसे हर किसी के लाइफ में एक दोस्त होता है, वैसे ही फाइनेंस में एक बड़ी सिस्टम है।
जिसमें आपको करना है अपने दोस्त से बात, अपने लक्ष्य को शेयर करें ताकि आपको प्रॉपर सलाह और इंस्पिरेशन मिलती रहे। हम नए साल में नए लक्ष्य को बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, नई कार लेना, लेकिन साल के बीच तक क्या होता है, हम भूल ही गए होते हैं कि हमने कोई लक्ष्य बनाया है। इसीलिए हमें लगातार खुद को इंस्पिरेशन देते रहना है ताकि अपने लक्ष्य को हम भूल ना जाएं। खुद को इंस्पिरेशन मिलती रहे, इसलिए अपने लक्ष्य के सब्जेक्ट को अपने दोस्त या फैमिली को कहते रहो, वो आपको याद दिलवाते रहेंगे। आपके लाइफ में प्रोफेशनल गोल्स होंगे और पर्सनल भी, लेकिन आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में रिचनेस को महसूस कर पाओगे। अपने पैसे को एक उद्देश्य देकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। जैसे हर किसी की सोच, नजरिया अलग होता है, वैसे हर किसी के लिए पैसों की डेफिनेशन भी अलग होगी। आपका नजरिया जो कुछ भी हो, पैसों के सब्जेक्ट में आपका खुद का एक डेफिनेशन होना जरूरी है। आपकी मनी फिलॉसफी आपको कैसे मदद करती है पता है? आपके लक्ष्य को बूस्ट करती है, फाइनेंशियल समस्या को चेक करके उसे दूर करने में मदद करती है। वैसे आपकी कोई मनी फिलॉसफी है या नहीं? आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, वही आपकी मनी फिलॉसफी है। यह फिलॉसफी बनती है आपके पुराने एक्सपीरियंस और आपके बिहेवियर से। आपकी जो भी फिलॉसफी हो, आपके लिए इस ऑडियो सीरीज में अपने गोल को पाने के लिए फिलॉसफी बताई गई है। सबसे पहले जब बात आपके करियर की आए तो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनने की सोचिए। किसी ना किसी तरह अपने इनकम का चार्ज खुद लीजिए, क्रिएटिवली सोचिए, अच्छे समय की आशा रखिए, पर बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहिए। आप जो जॉब कर रहे हो उससे आपका खर्च नहीं निकल रहा हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि जॉब बदली जाए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप जितना करना चाहते हो आप उतना कर सकते हो। काम करते रहोगे तो आप बिजी रहोगे और जिम्मेदार भी। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आपको किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है? मनी? सोचिए कि आपको बहुत सारे पैसों के साथ जॉब का ऑफर मिले, लेकिन वो काम आपको करना ही पसंद ना आए तो? जो पसंद आए वो काम करेंगे तो पैसे से ज्यादा खुश रहेंगे। आप में क्या अच्छाई है और क्या बुराई, जानिए। खुद को स्ट्रांग महसूस कीजिए। अपने स्किल में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहिए। हम सबको कभी ना कभी कुछ नया करने में डर लगता है या कुछ अपने ही डिसीजन को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। जब मन अशांत हो तब कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब बात करूं मैं खर्च करने की तो शॉपिंग या कुछ चीज खरीदने में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा ना करने का सजेशन ऑथर ने दिया है। उनका कहना है पहले सेव करें, बाद में खर्च करें। पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपके आसपास ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपसे ज्यादा आपके भावनाओं की और आपके पैसे की कोई परवाह नहीं करता। जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर ही लें। बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? खुद पे इन्वेस्ट करना। आपको पता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारी सब बदल जाती है, साथ में वैल्यूज भी। पहले बचपन में हम किसी चीज को पाने के लिए जिद करते थे और आज हम काम करके अपनी पसंद की चीज को हासिल करते हैं। बचपन में पैसे ज्यादा तो नहीं मिलते थे, लेकिन हम बचत करना नहीं जानते थे। आज हम थोड़ी थोड़ी हर चीज में बचत करना सीख गए हैं। पता है, कभी कभी ना हम अपनी जिद नहीं छोड़ते, किसी एक सोच को पकड़ लेते हैं। उसे तब छोड़ना जरूरी होता है जब वो सोच हमें अपने लक्ष्य तक जाने से रोके, रुकावट बने। और हां, रुकावट से एक और भी बात याद आई। लाइफ में आप सिर्फ अपने गोल के पीछे ही नहीं दौड़ रहे हो ना, क्योंकि अपनी फैमिली को भी टाइम देना उतना ही जरूरी है। एक और बात खास याद रखिए, मनी फिलॉसफी समय के साथ कभी चेंज तो कभी एडजस्ट भी करनी पड़ सकती है। आपको ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद है,
शान और शौकत से जीना पसंद है और आप हमेशा ऐसे ही जीना चाहते हो, पर आप जिस दम पर ये सब कुछ करते हो वो जॉब ही चली जाए तो आपको अपने सारे शौक साइड पे रखने पड़ेंगे। आपको अपने बुरे वक्त के लिए बैकअप प्लान रेडी रखना ही पड़ेगा। जब भी प्लान बनाओ, पहले प्लान ए और साथ ही में बुरे वक्त के लिए प्लान बी तैयार कर लीजिए। कभी हारो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसों के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखिए ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा क्लियर हो जाए। अब बात रिश्तों की आई है तो चाहे वो पैसों का ही क्यों ना हो, उसमें दूरी ना आ जाए, उसका ख्याल भी हमें ही रखना है। पैसों के साथ हमारा रिश्ता तब कमजोर हो जाता है जब फाइनेंशियल अवेयरनेस ना हो। एक बात कभी आपने सोची कि पैसा कैसे हमें सेफ फील करवा सकता है, जबकि वो रातों रात खत्म भी हो सकता है। सब जानते हैं कि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे करते हैं, वो सब हमें स्कूल में पढ़ाया गया है। क्यों हम लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में पकड़ नहीं ला पाते? प्रॉपर माइंडसेट ना होना और डिसिप्लिन की कमी की वजह से हम ये नहीं कर पाते। पैसों के साथ हमारा रिश्ता बुरा होने का कारण है हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी। क्या मैं पैसा इन्वेस्ट करने में केपेबल हूं? अगर मैं नहीं कर पाया तो यही सारी बातें हम सोच सोच कर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। हम खुद ही खुद का नुकसान कर बैठते हैं। सिर्फ यही नहीं, और एक चीज है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, वो ये कि बेफिक्र हो जाना। जो ये सोचता है कि क्यों किसी चीज में इन्वेस्ट करके परेशान होना। उन लोगों के पास बुरे समय के लिए कुछ सेव किया नहीं मिलता। तो ये दोनों आदत हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कुछ लोग पैसे कमाने से ज्यादा खर्च करने के आदी होते हैं। स्पेंडिंग और सेविंग्स की प्रॉब्लम को समझना होगा। रिलेशनशिप में फाइनेंशियल रिलेशन का कनेक्शन। अब तक आपने सुना कि बेफिक्र चीजों में पैसे खर्च करने से ज्यादा जरूरी है अपने पैसे बचाना। एक बार मैं किसी मार्केट में गया तो एक काका से ऐसे ही पूछ लिया, कैसा चल रहा है काका? तो वो बोले, जैसा सबका चल रहा है, बुरा वक्त। अपनी प्रॉब्लम्स की ओनरशिप खुद लेना चाहिए। पैसों के साथ आपका हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ था कि मैं पैसे कमाता था, सेव भी करता था, लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पाता था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इस बुक में ऑथर ने भी यही कहा है कि अगर आपने ठान ली कि मैं कर सकता हूं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। ये बात तो सोचनी है, पर ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा था? ये भी सोचना होगा। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या कंट्रोल करना है, तो आप चेंज कैसे हो पाओगे? पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी अभी की लाइफस्टाइल क्या है। आप उसे भविष्य में कैसे बनाना चाहते हो? आप किस एथिक्स को फॉलो करना चाहते हो? क्या आपको ज्यादा इंस्पिरेशन देता है? अब आपको यह सोचना है कि पैसे से रिश्ता फिर से मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑथर ने इस बुक में बताया कि सबसे पहले अच्छी चीजों पर फोकस करो। आपका बिहेवियर और आपके पास अभी क्या है, जैसे घर और जॉब। पेरेंट्स ने हमें पैसों के सब्जेक्ट में क्या सिखाया है और आज के टाइम पर हमें कुछ बदलने की जरूरत है। मनी के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए यह जानने की जरूरत है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। कभी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले डर लगता है, तो उससे डरो नहीं, क्योंकि डर लगने से आप 2 गुना ज्यादा सावधान हो जाते हैं। डर का होना जरूरी है ताकि आप गलत फैसला लेने से रुकें। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी फाइनेंशियल हेल्प करते हो तो कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप पैसे ऐसे ही किसी को थोड़ी ना दे देंगे। पहले यह जानिए कि आपके पैसे कैसे खर्च होने वाले हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। आपका खर्च जिस पैसों से चल रहा है, उसे उधार देना अच्छा आइडिया नहीं है। किसी तीसरे के साथ काम करना न केवल आपको ग्रुप में रखने में मदद करता है, बल्कि यह समाज के लिए भी अच्छा है। सोचो कि आपके पास आइडिया हो और किसी को इन्वेस्ट करना हो और वो दोनों मिल जाएं,
तो कितना फायदा होगा। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे सकते तो उसे मदद के लिए मना मत कीजिए। दूसरे भी कई सारे रास्ते हैं मदद करने के लिए, जैसे पैसों से मदद करना या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलवाना जो उसकी मदद कर सके। आपकी शादी हो गई है क्या? हो गई है तो मैं जो आगे बात करने वाला हूं वो आपके लिए है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो इस ऑडियो सीरीज में बताई ये सारी बातें आप याद रख सकते हो। दुनिया में हर एक इंसान की सोच अलग होती है। शादी में भी जो दो लोग एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनकी सोच अलग अलग ही होगी। पैसों के सब्जेक्ट में भी उनकी सोच अलग ही होगी। सोच अलग हो तब तक चलेगा, लेकिन अगर कोई एक पार्टनर फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं लेता तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। दोनों के बीच फाइनेंशियल जिम्मेदारी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लानिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर दोनों पार्टनर फाइनेंशियली जिम्मेदारी उठाते हैं मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी गलत ही होगा। एक दूसरे के साथ जिंदगी जीनी है तो सोच और जिम्मेदारी की नाव भी एक ही दिशा में जानी चाहिए ना। आपको ये सवाल होगा ना कि शादी के बाद पता चले कि वो पैसे के सब्जेक्ट में लापरवाह है या आप दोनों की सोच नहीं मिल रही हो, तो क्या करें? अरेंज मैरिज में आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे पसंद करते हैं? बात करके? बाहर मीटिंग करके? तो जब आप एक दूसरे को जानने के लिए सवाल पूछते हो, उसमें कुछ सवाल फाइनेंस के रिलेटेड रखो, जैसे क्या आपने पढ़ाई करने के लिए, मास्टर करने के लिए कोई लोन ली थी, और ली थी तो कैसे डील की थी? मनी के बारे में आपकी सोच या राय क्या है? आपका खुद का घर है या आप रेंट पर रहते हो? पैसों के बारे में बात करने का सबसे अच्छा पॉइंट है रियल एस्टेट। अगर सामने वाले का जवाब रेंट आए तो उसे पूछो कि अपना खुद का घर लेना सोच रहे हो क्या? अगर उसका खुद का घर है तो वो अच्छी बात है। फिर यह भी सवाल पूछो कि आप अगले कुछ सालों में कहां पहुंचना चाहते हो? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। इससे क्या होगा कि आपको आपके पार्टनर का लक्ष्य पता चल जाएगा, जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि आप फ्यूचर में उसका साथ दे पाओगे या नहीं। उसके बाद का सवाल आता है उसका नंबर। मेरा मतलब मोबाइल नंबर नहीं। आपके रहन सहन के लिए आपकी आरामदायक सैलरी क्या है? वैसे दोस्तों, ये सवाल अपनी पहली ही मीटिंग में मत पूछ लेना। और एक सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो तभी पूछना जब आपको अपना रिश्ता पक्का होने वाला हो, तभी पूछना। आपका क्रेडिट कैसा है? आपका रिश्ता पक्का हो जाए तो आपको याद रखना है कि सुख दुख में तो साथ देना ही है, पर एक दूसरे से खुद के मनी रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सलाह भी देनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक खेल है। लाइफ में आपने जान लिया कि आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो सिर्फ जानने तक ही इस बात को लिमिटेड मत रखिए। किसी चीज को जानने से सिर्फ 50% काम ही पूरा होता है। बाकी का 50% आपको उस चीज को मैनेज करने से, उस चीज को अपने लाइफ में फॉलो करने से मिलेगा। किसी चीज का अरेंजमेंट करने से हम ज्यादा क्लियर और फोकस रहते हैं। जब सब कुछ सोच के हिसाब से चलता है तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आयोजन में ग्रुप की कमी की वजह से आपको चिंता होगी, काम बीच में बिगड़ जाएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। अरेंजमेंट हम बनाते ही इसीलिए हैं कि आगे के सफर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर अरेंजमेंट के मुताबिक काम ना हो तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे पानी में पत्थर मारने से पानी में कैसी वेव्स हो जाती हैं, वैसे ही हमारा मन अशांत हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें? डोंट वरी, मैं आपको अभिमन्यु नहीं बनने दूंगा। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, आपने कहां से शुरुआत की है वो जानें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गोल्स को समझें। दूसरा, जो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लक्ष्यों से आपको दूर कर रहे हों, उस प्रॉब्लम को पकड़ें और उसे दूर करें। कई बार ये प्रॉब्लम हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हो सकती हैं और लाइफ में कभी क्या रखना और क्या नहीं रखना ये पसंद करना बहुत कठिन होता है।
लेकिन हमें प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कठिन फैसले लेने ही होंगे। अब आखिरी बात, जब हमने प्रॉब्लम को पकड़कर उसे दूर कर दिया है, तो अब सही आदत को अपनाना होगा। उसके लिए कमिटेड रहना होगा। जीवन की रेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक खेल है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद है ना? इस खेल में डटे रहना है आपको। लेकिन कैसे? ये मैं आपको बताऊंगा। अपनी प्रायोरिटी और गोल्स को बनाएं। इसे बनाने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं और आप अपने जीवन में क्या चाहते हो। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रायोरिटी को अलग रखना होगा। पर्सनल प्रायोरिटी में आएगा परिवार की रक्षा करना, घर को संभालना, लाइफ में मजे करना, और प्रोफेशनल प्रायोरिटी में आएगा अपने काम की नीड्स को समझना, जॉब के साथ अपने करियर का भी विकास करना, फायदे की जड़ तक पहुंचना। यह हुई प्रायोरिटी की बात। अब बात गोल्स की। आपने कभी दोस्तों के साथ गोवा जाने की प्लानिंग की है? कब शादी करनी है ये सोचा है? ये सारी बातें आपके पर्सनल लक्ष्य में गिनी जाएंगी। जबकि 9 to 5 की जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, ऑफिस खरीदना, ये सब आएगा प्रोफेशनल लक्ष्य में। आप आज कहां खड़े हो और आगे कहां जाना चाहते हो, ये सबसे पहला स्टेप है। आपके लक्ष्य और प्रायोरिटी के बीच जो भी आ रहा है उसको साफ करें। गलत दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो लंबे समय तक नहीं टिकने वाला हो। ये सारी अव्यवस्था को साफ करने से पहले अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा। जब सब कुछ क्लियर हो जाए, तब आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी लाइफ की गाड़ी को पटरी पर लेके आए। मतलब ऐसी आदत अपनाएं जो आपको मदद करे। ये आदतें कौन सी होनी चाहिए, ये भी हम समझते हैं। अगर आपको कुछ चीज ना मिल रही हो, आपके हिसाब से कुछ ना हो रहा हो, तो गुस्सा मत होइए। गुस्सा करने से बात बिगड़ती है, सुधरती नहीं। अपने लक्ष्य की डेडलाइन बनाएं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत करो, पर कब तक आपको मेहनत करनी है? एग्जाम आए तब तक। लेकिन आप बस मेहनत ही करते जाओ और देखो ही नहीं कि एग्जाम कब आ रही है, तो कोई फायदा होगा? हमारे यहां एग्जाम के पहले भी एक एग्जाम ली जाती है, ताकि आप फाइनल एग्जाम के लिए हमेशा तैयार हो। बस फाइनेंशियल लाइफ में भी ऐसा ही है। बीमा भरना हो या किसी चीज का बिल भरना हो, उसकी डेडलाइन आए उससे पहले अपनी एक डेडलाइन बनाएं, ताकि आपको याद रहे। पता है, मैंने आपसे एक बात की थी, मनी बडी के बारे में। ये भी आपको मदद कर सकते हैं। जैसे घर में माँ, पापा या भाई बहन, उनको अपनी डेडलाइन कह के रखो, वो आपको याद करवा देंगे। ये हुई खर्च की बात। अब सेविंग्स के बारे में। आपकी सैलरी जो भी हो, आपकी सैलरी में से हर मंथ कुछ % की अमाउंट सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली चली जाए, ऐसी सेटिंग करनी होगी। जब आप अपनी लाइफ में अपनी सोची हुई फाइनेंशियल प्रोसेसेस के हिसाब से चलते होंगे, तो कई बार ऐसा आएगा कि आपने जो नहीं सोचा वो सिचुएशन आपके सामने आ गई, या फिर आपने जितना खर्च करने के बारे में सोचा था उससे ज्यादा का खर्च हो गया। अब डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ऐसी सिचुएशन में मन को थोड़ी देर सबसे अलग कर लीजिए और फिर से अपना फाइनेंशियल बैलेंस बनाना शुरू कीजिए। कभी हारिए मत, और रुकने का मतलब हारना नहीं होता मेरे दोस्त। कई बार फाइनेंशियल लाइफ में सिचुएशन बिगड़ जाती है, तो उसकी एक वजह हमारी हैबिट हो सकती है। उस बुरी आदत को ढूंढिए। 7 दिन में आप पैसा कितना खर्च कर रहे हो, वो देखिए। पैसा ज्यादा खर्च करने की बुरी आदत के बारे में सब पता चल जाएगा। जब सब समझ में आ जाए कि समस्या क्या है, कौन सी आदत को बदलना है, तो अब आपको खुद से एक वादा करना होगा। हर महीने फिक्स पेमेंट है, उसे आपको महीने की पहली तारीख को ही भर देना है, ताकि भूलने की संभावना न रहे। वैसे फाइनेंस को हर बार ऑफलाइन भरना जरूरी है क्या? नो डाउट आप में से कई लोग फाइनेंशियल पेमेंट में ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करते होंगे। समय के साथ चलना अच्छी बात है। आजकल कितने सारे टूल्स आ गए हैं। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो फाइनेंस में आपको हेल्प मिले ऐसे ऐप भी आ गए हैं,
कई बार ऑनलाइन फ्रॉड के किस्से सामने आते हैं, लेकिन अगर हम सावधानी से काम करें तो नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। हो सकता है कि आपके कई सारे ऑनलाइन अकाउंट हो। अगर किसी एक का पासवर्ड आप भूल गए तो सब अकाउंट के पासवर्ड की हार्ड कॉपी भी अपने पास रखिए। अपनी सारी फाइल्स और डेटा भी एक हार्ड ड्राइव में रखिए, ताकि कभी पीसी या लैपटॉप हैक हो जाए तो आपका डेटा आपके पास रहे। हम सुबह उठने के लिए अलार्म रखते हैं ताकि उसकी आवाज से हम उठ जाएं। अपने गोल को याद रखने के लिए आप क्या करते हैं? ऑथर ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि आप एक अच्छा सा कलर बोर्ड लेके आएं, उस पर अपना गोल लिख दें और वो आपके सामने रहे, उस तरह से रख दें। पता है, हम स्कूल में जब टीचर कुछ याद रखने के लिए देती थी तो उसे एक पेपर पर लिखकर कमरे की वॉल पे चिपका लेते थे। बस कुछ ऐसा ही। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अपने फाइनेंशियल प्लान को बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद अपने लक्ष्य को फिर से देखिए। जो भी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व करके अपनी गाड़ी को पटरी पर लाएं। लास्ट में अच्छी फाइनेंशियल आदत को अपनाएं। आप सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि खुद से ज्यादा खुद के पैसे की परवाह कोई नहीं करता। फाइनेंशियल प्लान बनाएं, सेविंग करें और खर्च पर कंट्रोल करना खुद ही सीखना होगा। जब आप कोई डिसीजन करो तब सामने कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना मिले, तब तक अपने डिसीजन को चेंज मत कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। डिसीजन लेते वक्त किसी पर डिपेंड मत रहिए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, आपके पैसे की परवाह आपसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। कभी ना कभी वो गलती करता है और हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। जब भी कोई डिसीजन लें, पहले अपने हिस्ट्री में चेक कर लीजिए। जो भी गलतियां पहले हुई हो वो दूसरी बार ना हो। आप अपनी वकालत तब भी कर सकते हो जब आपको पता हो कि आपका क्रेडिट कैसे खराब हुआ। जब आप समझ लो कि आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या करना है, वो क्लियर हो जाएगा। जब आप कुछ चीज खरीदने जाते हो, इंटरनेट से कोई चीज मंगवाई हो या बॉन्ड खरीदे हो, सबसे पहले आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझनी होगी। तभी आप अपने हक के बारे में जान पाएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने जो भी डिसीजन लिया है उस पे आपको अटल रहना होगा। महीने में एक बार तो आपको आपके बैंक की स्टेटमेंट चेक करनी होगी, ताकि आपको खर्च के बारे में पता चलता रहे। बुरे वक्त में आपको खुद को ही सिचुएशन को संभालना होता है। इसीलिए अगर आप प्लान ए बना रहे हो तो आपके पास बैकअप में प्लान बी भी होना चाहिए। सेफ साइड सोच के ही रखिए। दुनिया में कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं होती। हमने पहले बात की थी कि हर चीज का एक प्राइस टैग होता है। ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी डिसीजन लेने चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के आप जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। फाइनेंशियल एडवोकेट होने का मतलब है अपने अधिकार के लिए खड़े होना और अपने पैसों की रक्षा करना। अब आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक और बात जो आपको जाननी है वो ये है कि जीवन में वैल्यूएबल बने। किसी इंसान ने खूब कहा है, सफल आदमी होने की कोशिश मत करो, वैल्यूएबल इंसान बनो। लाइफ को वैल्यूएबल बनाना बड़ा लक्ष्य है जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो ये वैल्यूएबल लाइफ हमें क्या देती है? सबसे पहले खुशी देती है और दूसरा विरासत को छोड़ने के लिए कहता है। जब आप वैल्यूएबल लाइफ को अपनाते हो तब छोटा या बड़ा कोई भी फाइनेंशियल कदम उठाने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जब आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को सेफ भी महसूस करेंगे। पेमेंट के सब्जेक्ट में आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ आ जाएगा कि आपको पेमेंट कैश में करना है या चेक से। कोई भी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजेबल है, तो इसका अर्थ यह है कि आप प्रोबेबली हर नुकसान को संभालने के लिए तैयार हैं।
आपको जांच करनी होगी कि आपके लिए क्या अफोर्डेबल है और क्या नहीं। अगर आप कोई विशेष फाइनेंशियल डिसीजन को अफोर्ड कर सकते हो, तो याद रहे उसके कर्ज के जाल में कभी मत फंसना। थोड़े थोड़े पैसे जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ये थोड़े पैसे कब कर्ज की जाल बन जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको कोई खास चीज खरीदने के लिए ज्यादा ही कर्ज लेना पड़ रहा हो, तो रुक जाइए। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर आप कंफ्यूज हो, तो फिर से अपने लक्ष्य और बजट को रीचेक कीजिए। ऐसे में परचेज ज्यादा करना आपके लिए अनअफोर्डेबल कदम साबित होगा। आपको शॉपिंग करने का शौक है? मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूं, किसको नहीं पसंद। और हम त्योहार में या खुशियों के दिनों के लिए शॉपिंग करते ही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शॉपिंग करने में क्या यूज करते हो, कैश या क्रेडिट कार्ड? मेरा एक दोस्त है जो ये सोचता है कि कैश जल्दी खत्म हो जाती है और वो क्रेडिट कार्ड ही यूज करता है। उससे क्या है कि आप अपनी कैपेसिटी से 20% ज्यादा खर्च कर सकते हो। आजकल का जमाना पेटीएम और गूगल पे करने का आ गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश ही है। कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश का इस्तेमाल करना स्मार्ट डिसीजन है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको बैंक से आए हुए ईमेल्स और टैक्स से अलर्ट रहना होगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इमरजेंसी की सिचुएशन में ही करें। और हां, अपनी ओल्ड क्रेडिट अकाउंट को क्लोज मत कीजिए। ऐसा करके अपने क्रेडिट स्कोर को क्यों खत्म करना है? किसी चीज को परचेज करने का डिसीजन आपके लिए कब फायदेमंद रहेगा, ये जानने के लिए आपको ये सोचना होगा कि परचेज की हुई चीज की यूटिलाइजेशन क्या है, क्योंकि यूटिलाइजेशन आपके उद्देश्य का माप है। जब आप यूटिलाइजेशन को समझ लेंगे, तो आपको आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजन सही है या नहीं, ये समझने में मदद करेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि ज्यादा महंगी चीज खरीदने से हम अच्छा फील करते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉमन बिहेवियर हो चुका है कि अगर उनके सामने दो चीज रखी हो, तो उनमें से महंगी चीज लेना वो प्रेफर करेंगे। क्या ये सही सोच है? हम अपने मनी डिसीजन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? ये सवाल आपका होगा। उत्तर मैं देता हूं। अगर कोई चीज आप परचेज कर रहे हो, तो ये जान लो कि इसके जैसी कोई चीज अवेलेबल है या नहीं, और आपके लिए उन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पसंद करना ठीक रहेगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। आपने 5 लाख की गाड़ी ली और सोच रहे हो कि सीट कवर में 50,000 खर्च कर लूं, मगर आप 50,000 के सीट कवर के सामने अपने घर में सोफा सेट ले सकते हो, जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है। तो आपको अपना दूसरा ऑप्शन पसंद करना होगा। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा उलझन। अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपका बजट मालूम होना जरूरी है। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको ललचाने के लिए, मगर आपको आपकी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और हमें क्या लेना है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, कभी किसी चीज या टाइम के प्रेशर में नहीं लेना चाहिए। पहले 10 मिनट मन को शांत कर लीजिए। जब मन शांत होगा, आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। परचेज की हुई चीज की यूजफुलनेस और एबिलिटी जब आप समझ लेते हो, तो आपका अगला काम है इस फाइनेंशियल कदम के असर को जानना। क्या ये आपके जीवन में आराम के साथ कोई समझौता करेगा? हम सब यही सोचते हैं कि अच्छी जॉब के लिए अच्छी डिग्री होनी चाहिए। फिर आगे जाके अच्छी डिग्री के लिए हम लोन लेते हैं। दो प्रकार के लोग लोन लेते हैं। एक, ये सोचते हैं कि लोन लेना नौकरी छोड़ने से बेहतर है। कोई ये सोचता है कि लोन लेकर पढ़ाई करना, खुद पे इन्वेस्टमेंट करना ही हुआ। इनमें से आपकी सोच कौन सी है? एक बात बताऊं दोस्तों, लाइफ की रियल वैल्यू स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में नहीं है।
रियल वैल्यू तो तब है जब आप खुद पे इन्वेस्ट करो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करो, जिम में जाओ, साल में एक बार ट्रैवलिंग करो। हम सब अपनी लाइफ में सेफ प्लानिंग करके चलते हैं, लेकिन क्या आपके पास रिस्क को हैंडल करने की कैपेसिटी है? जब भी अपना प्लान ए बनाओ, याद रखो आपको प्लान बी भी साथ में रेडी करना चाहिए। हम प्लानिंग की बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन आप कैसे खर्च करते हो, इस पे नहीं, बल्कि आप कैसे सेव और इन्वेस्ट करते हो, उस पर है। कभी ऐसा हुआ कि खर्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हों? ऐसा कभी होगा भी नहीं। हमारी जरूरत के हिसाब से खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। हमें छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके कुछ रकम को अपने अकाउंट में सेव करना है। और ऐसा नहीं है कि आपकी सेविंग अकाउंट में कोई कमाई नहीं होगी। सेविंग अकाउंट में पैसे रखना सेफ है। क्या आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में जानते हैं? यह आपको मैच्योरिटी के दर से अधिक और अधिक इंटरेस्ट रेट देता है। क्या आप 5 साल आगे की सोच पाते हो? फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग बनना है, तो हमें सेविंग्स करनी पड़ेगी। लाइफ में सेविंग्स दो वजह से की जाती है, एक रेनी डेज के लिए और एक रिटायरमेंट के लिए। रेनी डेज यानी लाइफ में आने वाली शॉर्ट टर्म इमरजेंसी, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, और दूसरी सेविंग्स हमारी लाइफ के 30-40 साल के बाद की सुरक्षा के लिए आज से सेविंग्स करना शुरू करते हैं। आप बोलेंगे कि इमरजेंसी सेविंग्स हो गई है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स की तैयारी हमने शुरू कर दी, पर इन दोनों के बीच के टाइम का क्या? जैसे आप अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, तो अपना करियर पाथ को बदलना चाहते हो, तो आपके फाइनेंस को संभालने में कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इसके लिए आपको एक प्लान की जरूरत है। आज से ही आपको अगले 5 साल का अनुमान लगाना शुरू करना होगा। सबसे पहले ये जानिए कि आप अभी कहां पर हो। मतलब मुझे सुनते सुनते आप सोफे पे बैठे हुए हो या व्हीकल चला रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप जानना चाहते हो कि आप अभी कहां पर हो, तो अपने आप से ये सवाल पूछो, मेरे पास अभी कितनी सेविंग्स है, कितना कर्ज है अभी मेरे पास, मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है, अभी मेरी जॉब कितनी सेफ है। मतलब आप ये जॉब अगले 5 साल तक कंटिन्यू कर पाओगे? जब पैसों को संभालने की बात आती है, तब मेरी प्रॉब्लम क्या है और क्यों है? इन सवालों से आप ये जान लेंगे कि आप अभी कहां पर हो। अब ये सोचो कि आपको कहां पे जाना है। एक पेपर और पेन लेकर बैठो। अगले 5 साल का पर्सनल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लक्ष्य को नोट डाउन करो। खुद से पूछो कि क्या बदलाव करना ठीक रहेगा। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो, या अपना करियर बदलना चाहते हो तो। अगले 5 साल किसी ने नहीं देखे हैं, तो जब आप अगले 5 साल के बारे में सोचो तो सारी संभावनाओं को अपना लो। अच्छा और बुरा सब कुछ सोच लो। सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा नेगेटिव भी होना जरूरी है। उम्मीद यह है कि थोड़ा नेगेटिव होना जिंदगी में कुछ एक्चुअल रिस्क के खिलाफ ढाल के रूप में काम करती है। आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जो आने वाले रिस्क्स, अनप्रिडिक्टेबल एक्सीडेंट्स, हमें क्या चाहिए और हमारी जरूरत के सामने की योजना है। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखनी है। इस तरह की योजना बनाना क्यों जरूरी है पता है? जॉब छूटने से लेकर मंदी तक की सारी संभावनाएं जोखिमों से निपटने के लिए तैयार की जाती हैं। आप ये सोचिए कि कैसे कर्ज चुकाएंगे, कैसे बचत करेंगे। आपकी प्रोग्रेस पर आपको खुद ही नजर रखनी पड़ेगी। फाइनेंस प्रॉब्लम को दूर करने में मास्टर बने। हम 5 साल के प्लान के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, तो पहले रिस्क के बारे में भी जान लें। कोई नहीं चाहता कि कभी भी मार्केट में मंदी आए। मंदी के समय शेयर बाजार क्रैश हो जाता है।
बेरोजगारी बढ़ जाती है, डर का माहौल सभी के मन में फैल जाता है। ऐसे वक्त में अक्सर देखा गया है कि लोग फाइनेंस के सब्जेक्ट में गलत पसंदगी करते हैं। फाइनेंशियल प्लान्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो लोगों ने 5 साल में पाया हुआ है, वो विश्वास ही खो देते हैं। ऑथर ने बहुत ही बढ़िया कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी के साथ नहीं है। मंदी देश भर में फैली हुई इकोनॉमिक गतिविधियों में एक इंपॉर्टेंट फॉल के रूप में देखी जाती है, जो कुछ महीनों से अधिक समय तक चलती है। अपने इन्वेस्टमेंट के साथ अधिक जोखिम ना लें, खासकर जो अर्जेंट लक्ष्य को कवर करने के लिए हो। जब फाइनेंशियल कंडीशन ही स्थिर ना हो, तो सबसे अच्छी रणनीति है शांत रहिए और फोकस्ड रहिए। फोकस्ड इसलिए रहना है क्योंकि अगर इकोनॉमी आराम करने का यानी मंदी समय चल रहा हो, फिर भी हमें अपने लक्ष्य को भूल नहीं जाना है। जब बुरे समय में आपकी जॉब चली जाए, तो हो सकता है कि आपको आगे का कोई रास्ता ना दिखे। याद रखें, ऐसे समय कोई भी निर्णय भावनाओं में आके मत लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके इमोशन फाइनेंशियल डिसीजन लेने के रास्ते में हर्डल बनते हैं। आपकी जॉब चली जाए तो दूसरी मिलने में हो सकता है टाइम लगे। नॉर्मली देखा गया है कि जॉब को तलाशने में 6 से 7 महीने का समय लगता है। तो बेहतर यही है कि आप पहले से ही 6 से 7 महीने की सेविंग्स कर लो। अगर आप अपनी जॉब के दौरान ये सेविंग्स करेंगे, तो आपको सिर्फ जॉब छूटने का डर रहेगा। पैसा कहां से लाएंगे, ये डर नहीं रहेगा। हाँ, पर आपको 6 से 7 महीने के दौरान नई जॉब ढूंढ लेनी पड़ेगी। मुझे जो भी सुन रहा है, क्या आप अभी जॉब कर रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो? आपको एक प्रोसेस से पास होना ही पड़ता है, और वो है इंटरव्यू। जॉब के लिए इंटरव्यू को कैसे क्रैक करते हैं, वो मैं नहीं बताने वाला। पर हां, जब आप किसी नई जगह जॉब के लिए जाते हो, तो आपको आपके हक के बारे में जानना जरूरी है। बस वो ही मैं बताने वाला हूं। लाइफ में आप जो भी लक्ष्य बनाएंगे, उसकी कीमत होगी। उसके लिए आपको या तो जॉब करनी पड़ेगी या बिजनेस। सही कहा ना मैंने? हम सब्जी मंडी की दुकान में जाके मोल भाव करते हैं, लेकिन जॉब के इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट हो जाए तो बस डन। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपका हक है कि आप सैलरी में मोल भाव कर सकें। हाँ, सही सुना आपने। और एक मिनट, ऐसे कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं? क्या आप अपना वेकेशन टाइम लेते हो? नहीं? तो ऐसा मत कीजिए। खुद पे इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हो, तो आपका क्या हक है, यह समझने के लिए पूरा पेपर वर्क ध्यान से पढ़िए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हर दिन एक काम ऐसा करो जो आपको डराता हो। जब तक आप अपने सेफ जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको अपनी असली एबिलिटी पता नहीं चलेगी। जब तक आप अपनी लाइफ में नए विचार और रणनीतियों को नहीं खोजेंगे, तब तक आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये जान नहीं पाओगे। सही बताऊं दोस्तों, लाइफ की मजा इसी में है कि आप कुछ ना कुछ नया करते रहें। सुबह उठो, नाश्ता करो, जॉब पे जाओ, आओ, डिनर करो और सो जाओ। ये कोई जिंदगी है? अगर आप अपने करियर में कुछ नया काम नहीं करेंगे, अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप जहां हो वहीं रह जाओगे। आगे बढ़ना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही होगा। अब फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बताऊं तो कुछ नया करना, जैसे कोई नया शेयर खरीदना, स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करना, अपना बिजनेस शुरू करना। कुछ नया करने में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी एथिक्स तय किए हों, उसे समय और सिचुएशन के साथ तोड़ना जरूरी है। ये तभी तोड़ा जा सकता है जब आप जोखिम उठाएं। आपके मन में ये सवाल होगा कि फाइनेंशियल जोखिम के डर से कैसे छुटकारा पाया जाए। समाज हमें इनकरेज करता है कि हम सेफ डिसीजन ही लें और नियम को पकड़े रखें। हमें इस बात को समझ लेना जरूरी है कि कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं होती। अपने सभी डिसीजंस में जोखिम पर ध्यान दें, लेकिन जोखिमों से इतना भी ना डरें कि सामने आई हुई तक को जाने दें। एक बात तो क्लियर है,
कि लाइफ में और फाइनेंस में जोखिम तो आने ही वाला है, तो उसमें क्यों ना मास्टर बन जाएं। जोखिम डिफरेंट वेज में हर कई हैं। इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल रूप से जोखिम कम करने के लिए तैयार रहें। जैसे पहले भी बात की है मैंने कि अपनी योजना में प्लान बी शामिल करो। आवश्यक हो तो उसके लिए तैयार रहो। वॉरेन बफेट ने कहा है कि लालची बनो जब दूसरे भयभीत हों। उनका कहने का मतलब यह है कि ऑपोजिट होने से डरो मत। बड़ी बड़ी सफल कंपनियों ने ऐसे वक्त में अपना धंधा शुरू किया जब मार्केट में ज्यादा स्ट्रेस या मंदी का माहौल चल रहा था। कई बार लोग आपको ये कहेंगे कि कुछ भी शुरू करने का ये गलत समय है, पर कुछ नया शुरू करने का यही सही समय होता है। मंदी का समय आपको डिसिप्लिन बनाता है। लिमिट्स को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा छलांग मारें, आगे की सोचें और फॉलो करें। मंदी के समय फंसे हुए इंसान और बिजनेस मालिकों ने इकोनॉमी में कम पैसे खर्च हों, इसलिए बार्टर सिस्टम को फिर से जीवित किया था। लिमिट्स को तोड़ना मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने पर्सनल, फाइनेंस और प्रोफेशनल लाइफ में अवसर की एक बड़ी दुनिया के लिए खुद को खोलना। साथ ही हम आत्मविश्वास हासिल करते हैं। आप खुद में समस्या को सुलझाने के टैलेंट को बढ़ते हुए देख पाते हैं। क्या कभी आपको यह सवाल आया कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे निवेश करने के लिए कुछ और पैसे चाहिए? तो आपके लिए निवेश का बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। आज का नया ट्रेंड, नई मंदी के बाद की लहर है बिजनेस। आजकल का नया ट्रेंड है खुद के बॉस बनो। यह बिल्कुल नया नहीं है, पर आज लोग 9 to 5 की जॉब से ज्यादा खुद के बॉस बनना पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपको किसी मित्र या रिश्तेदार के बिजनेस में निवेश करने का ऑफर दिया जाए। उससे पहले आपको कुछ रिस्क पर सोचने की जरूरत है। और हां, जहां पे रिश्तों से जुड़ी बात हो, वहां पे यह सोचना जरूरी है कि अगर प्लान वर्क ना करे तो आपके रिश्तों में कोई असर ना पड़े। अच्छी योजना से जोखिम को कम करना संभव है और आपके रिश्ते में भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई दोस्त या परिवार के किसी सदस्य के बिजनेस में निवेश करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपकी भूमिका क्या है, यह समझनी होगी। दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक एक्टिव पार्टनर जो रोजाना डिसीजन करता हो, और एक साइलेंट पार्टनर जो डिसीजन या किसी चीज में नहीं पड़ता, सिर्फ इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट या लॉस में अपनी भागीदारी रखता है। जब भी आप इन्वेस्ट करने का सोचें तो सामने वाले से अपनी एक्सपेक्टेशन को समझें। अपने दोस्त या रिश्तेदार के बिजनेस प्लान को समझें। मार्केट में क्या चल रहा है, हमारी कंपटीशन में कौन कौन है, ये भी जानें। अगर आपको समझ ना आए तो किसी और इंसान से जो इस मार्केट के बारे में वाकिफ हो, उससे आप सलाह, मार्गदर्शन ले सकते हो। उससे पूछ सकते हो कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना क्या ठीक रहेगा। अगर आप अपना पैसा निवेश कर रहे हो तो ये सारी बातें जाननी जरूरी हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये जान लें कि उस बिजनेस का इंचार्ज कौन रहेगा। सामने वाले के पास कितना ही जबरदस्त बिजनेस प्लान या आइडिया क्यों ना हो, दोनों को अपनी भूमिका समझनी जरूरी है। और आखिर में जो भी आप दोनों सोच समझकर फैसला करो, उसे लिखावट में ले लो। दूसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड को पता है क्या कहते हैं? सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड की वैल्यू बढ़ती ही जाती है। यह एक वास्तविक इन्वेस्टमेंट है। इसमें जोखिम की बात एक ही है कि इसकी कीमत फ्लक्चुएट होती है। अगर कभी कोई बुरा समय आ जाए तो गोल्ड बेचकर आपको फाइनेंशियल रूप से मदद मिल सकती है। बिजनेसमैन की सोच क्या होनी चाहिए? गोल्ड एक ऐसा निवेश है जिसे आप देख सकते हो, पकड़ सकते हो और लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हो। अगर आपको जोखिम उठाना पसंद है तो आपको प्राइवेट इक्विटी में निवेश करना चाहिए। प्राइवेट इक्विटी मतलब उन कंपनीज में निवेश करना जो अन्य कंपनियों को जब्त कर लेती हैं और बाद में उन्हें प्रॉफिट के लिए बेच देती हैं। प्राइवेट इक्विटी एक गेम है जो रिच को ज्यादा रिच बनाती है। ये फिर भी जोखिम से भरा बिजनेस है। मैं ना बहुत बोर हो चुका हूं। लाइफ में कोई एडवेंचर ही नहीं है। बस पूरा दिन काम ही करते रहो।
सैलरी कम देते हैं और काम ज्यादा करवाते हैं। छुट्टी देते हैं तो जैसे हम पे मेहरबानी करते हैं। ये सब उन लोगों के मन में जरूर आता है जो करते हैं जॉब। अगर आपको अपना काम करना पसंद है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी बिजनेसमैन बनना और हार्ड वर्क करना आपको ज्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। आपको जॉब में लग्जरी नहीं मिल सकती, मगर एक छोटा सा बिजनेस करने पर आप फील कर सकते हो। हाँ, बिजनेस एक बार शुरू कर लिया तो फिर आपको वेकेशन करने का मौका ना मिल पाए, पर सामने पैसे बहुत मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिजनेसमैन बनना सिर्फ लाखों में कमाने का रास्ता नहीं है, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, मजबूत काम, एथिकल फ्रीडम, इच्छा से जुनून का पीछा करता है। एक बार बिजनेस शुरू करने का चांस लेना चाहिए। इसी से ये सब शुरू होता है। आजकल आपने देखा होगा, लोग जॉब से ज्यादा बिजनेस करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। लोग बिजनेस करते हैं। फाइनेंस का फाउंडेशन यही है कि एडिक्वेट पैसे कमाएं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 9 to 5 की जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो तो कमाई की सारी पॉसिबिलिटी अपने हाथ में ले लो। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिजनेस करें तो जॉब के कुछ फायदे आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि हर साल सैलरी बढ़ना, बोनस मिलना, तो जरा रुकिए। आपको पता है बिजनेसमैन को इसके सामने क्या मिलता है? नए घर का वो डाउन पेमेंट भर सकता है, अपने घर में किचन या लिविंग रूम में सुधार करवा सकता है, अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ा सकता है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकता है। अगर आप अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस शुरू करते हो तो ज्यादा पैसे कमाने के साथ ज्यादा खुशी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उद्यमी ज्यादा हैप्पियर इंसान होता है, मगर खुशी उनको अपने ही रूप में मिल जाती है। किसी ने खूब कहा है कि अमीर आदमी बिजनेसमैन हो ये जरूरी नहीं, पर बिजनेसमैन अमीर जरूर होता है। एम्प्लॉय होने से ज्यादा सिक्योरिटी सेल्फ एम्प्लॉय होने में है। जब आप खुद के बॉस होंगे तो आपको एम्प्लॉय जैसा डर नहीं लगेगा, जॉब छूटने का डर नहीं लगेगा। ये बात है कि स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस कई बार फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ में सभी चीज की पावर होती है। लोग ज्यादा खुशी पाने के लिए और हाई टारगेट्स की तलाश में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। आपको कई बार डर लगे कि ऐसे ही मैं कैसे जॉब छोड़कर बिजनेस कर लूं, तो आपके पास ऑप्शन है पार्ट टाइम बिजनेस करने का। कोई भी इंसान पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता है। बिजनेसमैन वो है जो पहल करे। अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ता है, वो सामने से नहीं आती। जो बिजनेसमैन होते हैं वो फुलफिल्ड लाइफ और सिक्योर फ्यूचर को लीड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैसे आप पार्ट टाइम बिजनेसमैन से फुल टाइम बिजनेसमैन बन सकते हो? सबसे पहले आप कौन हैं ये याद रखें। हम सब के पास स्किल और पैशन है। लाइफ हमारी इतनी हेक्टिक हो चुकी है कि हम भूल गए हैं कि हमें किस बात से मजा आता है, हमारा शौक क्या है, हम किस चीज को करने में टैलेंटेड हैं। तो अब इन सब के बारे में सोचना शुरू करें। आप हाई स्कूल में अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते थे? बिजनेसमैन बनना अपने स्वयं की खोज है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है, तो एक बार अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखें। आपको क्या करने से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? आप किस चीज में माहिर हैं? क्या उस चीज के रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं? सबसे पहले आपने ये जान लिया कि आप किस चीज में माहिर हैं, तो अब आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। काम करने की सेटिस्फैक्शन ना मिलना, ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा, ये सारी बातें आपको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या आप जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो या छोड़ना ठीक रहेगा। बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे, जॉब छोड़ के कुछ करें या जॉब के साथ कुछ करें। अगर आप जॉब के साथ बिजनेस करेंगे तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा और 100% फायदा भी नहीं मिलेगा। साइड जॉब के साथ बिजनेस करने में आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आप जॉब में नहीं पता चलने दे सकते कि आप साइड में जॉब कर रहे हो, इससे आपका नुकसान होगा। और याद रखें कि जॉब और बिजनेस दोनों की दुनिया अलग रखें।
बिजनेस उस चीज में करो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो। आपकी पसंद कैसे पैसा कमा के दे सकती है, ये सोचिए। अपनी पैशन को वर्क बनाओ। फिर अपना टाइम और पैसे को मैनेज करना सीखो। अपने साइड बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस बनाने के लिए हमेशा तैयार रहो। कभी भी आपको ऐसा करने का मौका मिल सकता है। खुद के बॉस बनो, अच्छी इनकम कमाओ। जैसे आजकल बिजनेस करने का ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही अपने बिजनेस के विकास के लिए वेब का इस्तेमाल करने का भी ट्रेंड चल रहा है। आज कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो, नेट ना हो। इंटरनेट ने बिजनेस की सारी मुश्किलों को तोड़ दिया है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना अब आसान हो गया है। आज के समय में इंटरनेट मॉडर्न काम करने का तरीका बन चुका है। बहुत सारा फ्रीलांस वर्क ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। फ्रीलांस वर्क से अब कई सारे लोगों में जॉब छूटने का डर नहीं रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी स्किल के मुताबिक उनको कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फ्रीलांस में आप जितना ज्यादा काम करेंगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय बनना इतना आसान सफर नहीं है, मगर सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए कोई सही समय भी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आप अपना साइड बिजनेस शुरू करोगे, लेकिन बिजनेस चलने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और सेविंग्स के लिए आपको जॉब करना पड़े। ऐसी सिचुएशन में पहले आप अपने साइड बिजनेस में थोड़ा सेटल हो जाएं, फिर जॉब छोड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वैसे बिजनेस की दुनिया में पैसे जल्दी खर्च हो जाते हैं, इसलिए बिजनेस में सोच समझकर प्लानिंग करनी चाहिए। सेविंग्स की प्रॉब्लम है, फिर भी आप फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे आप लोन ले सकते हो, आप गुड्स और सर्विसेज को बार्टर कर सकते हो। अगर कुछ भी प्लान के हिसाब से ना चले, तो आपके पॉकेट में कुछ सेविंग्स के पैसे होने चाहिए। आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अपनी कमाई के 10% अलग रखें, जब तक आपके पास 3 महीने तक की सेविंग्स ना रहे। कुछ छोटे बलिदान आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं। अगर बिजनेस में ज्यादा इनकम नहीं हो रही हो, तो अपने खर्च कम करें। तो दोस्तों, आपने जो सुना उसका सार है कि अपने लक्ष्य को बनाएं, डिसिप्लिन का पालन करें, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें। अपना एक मनी बडी होना चाहिए, जो आपको आपके लक्ष्य की डेडलाइन को याद करवाने में मदद करे। डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, भावनाओं में बहकर नहीं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करके कैश का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर अभी कोई सिचुएशन में फंस जाएं, तो अपने किसी रिश्तेदार की मदद लीजिए। अपने लक्ष्य को सजा के अपने सामने रखिए। अगर आप निवेश करना चाहते हो, तो गोल्ड या बिजनेस में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, खुद के बॉस बनो। आई होप आप ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अमीर होना और अमीर महसूस करना अलग अलग बातें हैं। धन्यवाद।